ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में। आई एम गोइंग टू टेक विद लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, एसीसीए स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 1 द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। बेटे ये जनरली पहला चैप्टर अगर आप बाकी टीचर्स को देखें तो बस एक दो लेक्चर्स में कंक्लूड कर देते हैं, बट जबकि मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ फाउंडेशन, ये आपकी फाउंडेशन है। बुर्ज खलीफा देखा आपने दुबई में? बेटे उसको फाउंडेशन बनाने में टाइम लगा, आगे फ्लोर्स तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं। आई थिंक इफ यू आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट in regard to financial management, in regard to financial accounting, in regard to management accounting, in regard to cost accounting, in regard to corporate accounting, then you will be doing better in financial management. बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 ही में क्यों आया? बिकॉज आपको नॉलेज होनी चाहिए F3 की, आपको नॉलेज होनी चाहिए F5 की, F7 की, F2 की, देन ओनली यू कैन मैनेज योर फंड्स इफेक्टिवली। आप लॉजिकली खुद सोचो। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 2 आई टोल्ड यू a difference between all these types of accountings। तो इसलिए आपको ज्यादा लॉजिकली बातें तभी समझ आएंगी अगर आपका बेस बिल्कुल क्लियर है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ आ रहा हूं। आप सभी रजिस्टर्स ओपन कर लें, कमर सीधी करके बैठेंगे बेटा। मैंने लिखा जी ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 3। I have written lecture number 3, ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 1। मैं चैप्टर 1 की बातें कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है वेदर यू आर ए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट और कॉमर्स बैकग्राउंड, F9 तक तो पहुंचते पहुंचते एज सच कॉमर्स और नॉन कॉमर्स का डिफरेंस खत्म ही हो जाता है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊं, बेसिक लॉजिक्स लगा रहे हैं। कुछ ज्यादा कोई हैवीनेस कुछ नहीं होगी कि आपको पहले से पता होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है। कहते हैं whosoever wants to sing a song, whosoever wants to sing a song, जो भी गाना गाना चाहता है, whosoever wants to sing a song can find out a song। एक बच्चे को समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। बेटे आपको ये लिखा है कि अगर किसी की इंटेंशन होती है ना कोई चीज करने के लिए, तो उसके पास कोई रीजंस नहीं होते। ही इज अनरीजनेबल, ही कैन डू इट विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट ऑल इनएक्यूरेसी, स्टिल ही कैन डू इट, क्योंकि उसकी इच्छा होती है। आप खुद सोचिए ना, आपकी किसी भी चीज में इच्छा होती है तो आप कुछ भी करके वो काम कर देते हो। सपोजिंगली आपको किसी गर्लफ्रेंड का नंबर चाहिए, फोन नंबर, आप किसी भी तरह से नंबर हासिल कर रहे हो बिकॉज यूर इंटेंट इज टू गेट दैट नंबर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरह से अगर आप F9 में चैप्टर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन में ईमानदारी से एक एक लर्निंग आउटकम को समझेंगे कि भाई ये लर्निंग आउटकम रखा क्यों इंस्टीट्यूट ने, एसीसी ने स्किल लेवल में, व्हाई, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस लर्निंग आउटकम, तो कंसेप्ट्स ज्यादा क्लियर होंगे। बेटे लर्निंग आउटकम के साथ क्लास नंबर 3 ऐसे बैठ के पढ़ना है, कमर सीधी करनी है, टेबल चेयर में बैठ रहे हैं। बेटे आपको लेट के नहीं पढ़ना। तो मैं भूपेश आनंद, टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम नंबर डी या सी एंड डी बोथ। मुझे लगता है सी और डी दोनों ही है। लर्निंग आउटकम नंबर सी एज वेल एज लर्निंग आउटकम नंबर डी आज हम देखेंगे। अभी मैं आ ही रहा हूं अपने आपके कैप्लॉन से ही आ रहा हूं सीधा। देखिए मैं कैप्लॉन से ही सीधा आ रहा हूं और आपके लिए मैं अपने जूस नोट्स लेकर आया हूं। जूस नोट्स में आई हैव ऑलरेडी गिवन दीज आर द लर्निंग आउटकम व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। आई विल बी डिस्कसिंग विद लर्निंग आउटकम नंबर डी, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग स्टेकहोल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अर्निंग पर शेयर। बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। अभी हम लर्निंग आउटकम थोड़ी देर के बात करेंगे, आप टेंशन मत लेना। लेक्चर 1 में आई हैव कवर्ड दिस लर्निंग आउटकम, लेक्चर 2 में आई हैव कवर्ड दिस लेक्चर लर्निंग आउटकम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3 और द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम जो बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स of financial management, why a finance manager is working for that, what are the main intention behind that। तो वो बातों को आज हमने सीखना है। मैं आऊंगा बेटे, अभी मैंने लर्निंग आउटकम से कुछ बताया नहीं, सच अपने जूस नोट से नहीं कुछ बताया।
let me complete firstly the concepts, then I will relate with these with these juice notes I have prepared for you. ये सारे juice notes बेटा आप ही के लिए तो बनाए हैं, इतनी मेहनत की है, क्यों की है? आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आए। तो मैं हैंड रिटन स्लाइड्स दे रहा हूँ, मैं आपको जूस नोट्स दूंगा, मैं आपको यूट्यूब के वीडियोस बताऊंगा, आई विल बी शोइंग यू विकीपीडिया सो दैट यू कैन रिलेट विद द रियल केस स्टडीज। आप कमर सीधी करके बैठ जाए भाई साहब, कहानी शुरू होने वाली है, कहानी किस्मत की स्टार्ट होने वाली है। मैं आज आपके सामने एक था लड़का एक थी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूं। आप सभी लर्निंग आउटकम नंबर डी लिख रहे हैं, नो डाउट आपके पास जूस नोट्स में है, नो डाउट कैप्लान में है, नो डाउट बीपीवी में है। बेटे लिखने से ज्यादा जान पहचान बढ़ती है, एक मन भी करता है। मैं लिखता नहीं आपके सामने हैंड रिटन स्लाइड्स, लिखिए आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। वो कहता है जी एक आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसने कहा जी 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करो और ये बताओ क्या, इनको डिस्क्राइब करो। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑब्जेक्टिव, profit maximization is also objective, earning per share is also objective. But out of that, firstly explain what are those objectives and how they are interrelated and describe about that. I think मैंने आपको लेक्चर 1 में आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके दिखाया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। आज मैं कुछ और खुलासा करूंगा विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग आउटकम नंबर डी, दैट व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। आप सब एसीसी कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको। तो अभी आई थिंक मैं अपनी कहानी से पहले एक बात ये कहना चाहता हूं आप सबको कि आप सभी के सभी यू आर डूइंग एसीसीए। अब आप, रामलाल भी एसीसी कर रहा था, लेकिन रामलाल ने जब एसीसी किया तो उसका एक माइंड में ऑब्जेक्टिव होगा, ड्रीम होगा, ड्रीम ऑब्जेक्टिव। क्या लगता है आप में से रामलाल नहीं है कोई भी, मैं जस्ट एक डमी एंटिटी को ले रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट दैट रामलाल इज अ पर्सन, ही इज डूइंग एसीसीए एंड ही हैज वन ऑब्जेक्टिव। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो मेरे पास आया काउंसलिंग लिए, मैंने पूछा भाई सपना क्या है, मैं जनरली सपने पूछता हूं, तो मैंने कहा भाई आप अपना सपना बताओ। उसने कहा सर मेरे सपने मेरे सपने मेरे मेरे अपने। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा नो डाउट वो आपके अपने हैं, बट आप फिर भी ये तो बताओ कि लाइफ में आपको क्या लगता है कि आपका लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है, आप इस दुनिया में या एसीसी करके क्या करना चाहते हो? बिकॉज बिना ऑब्जेक्टिव के तो आप एसीसी नहीं कर रहे, आपने स्किल लेवल पे आ गए, F9 का पेपर देने, आफ्टर दैट यू हैव टू गो ओवर प्रोफेशनल लेवल, इट मींस यू मस्ट बी हैविंग सम ऑब्जेक्टिव। तो मैं आज आपसे पूछता हूं आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैं आ जाऊंगा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। आपको क्या लगता है लाइफ में आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रामलाल ने कहा सर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई वांट टू बिकम एसीसीए एंड देन आई वांट टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मैं बड़े सारे पैसे कमाना चाहता हूं, अर्न ह्यूज मनी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप, ये तो मैं डिफरेंट केस स्टडीज लूंगा अलग अलग लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को समझाने के लिए, और आपने बताना उन तीनों में से ज्यादा बेस्ट ऑब्जेक्टिव किसका है। ठीक है जी, ये कौन था? ये रामलाल था जी, ही इज रामलाल and he is also doing ACCA and his objective is only one, that he wants to earn huge money। ठीक है जी, मैं दूसरे एंटिटी के पास गया और मैंने कहा सर इसका नाम है बंटी, अज्यूम करते हैं ही इज बंटी, he is also doing ACCA। और मैंने इससे पूछा कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाई यू आर डूइंग ACCA, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। वो कहता है जी मेरे को क्या करना है, आई वांट टू अर्न मनी, नो डाउट आई वांट टू अर्न मनी एंड along with that I want a good job। मैं अच्छी नौकरी भी चाहता हूं, छोकरी की बात नहीं कर रहा, I want a good job as well as I want a good designation and with money। ठीक है जी, तो मुझे बंटी की बात भी समझ आई। मैं थर्ड बबली के पास गया। बबली कौन है? बबली इज ऑल्सो डूइंग ACCA, बबली भी ACCA कर रही थी। तो मैंने पूछा बबली, ए बबली बताओ ना व्हाई यू आर डूइंग ACCA। बबली ने पता एक बात बोली मेरे को और मेरे दिल पे छू गई। बबली कहती है सर मैं नो डाउट ACCA करके रिकॉग्निशन तो पाना चाहती हूँ, जॉब भी लगना चाहती हूँ, पैसे भी कमाना चाहती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आप बताइए आप
एज अ अनबायस्ड, बिल्कुल अनबायस्ड होकर तीनों बच्चे एसी से कर रहे हैं, तीनों बच्चों ने अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि तीनों बच्चों के ड्रीम्स में सबसे अच्छा ड्रीम किसका है, जिसमें हर चीज समाई हुई है, मतलब हर चीज समा गई है? क्या खाली पैसे कमाकर आप खुश रह सकते हैं? क्या खाली पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव है? मैं कहूंगा ह्यूज एग्जांपल्स आर देयर। अभी अभी राकेश झुनझुनवाला साहब की मृत्यु हुई है, 45,000 करोड़ रुपए। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एट द एज ऑफ 62 उनकी डेथ हो गई। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पैसा कमाना इज अ बेंचमार्क, इट इज ऑब्जेक्टिव, बट इट इज नॉट योर पर्पस। आपका लाइफ में पर्पस तो होना चाहिए, आप क्यों आए। तो इसका मतलब रामलाल ने जो बात हमें बताई, मुझे ऐसा लगता है कि वो अधूरी बात है, बिकॉज वो अभी पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहा, वो लास्ट डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा। बेटे डेस्टिनेशन आपका क्या है? खुश रहना। पैसे पैसे कमाना एक 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 बीच का एक, वो क्या कहते हैं, एक पड़ाव है, एक छोटी सी डेस्टिनेशन है फॉर रीचिंग दैट लॉन्ग डेस्टिनेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब एक व्यक्ति बहुत अमीर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो खुश भी है, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस में रहना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, जॉली रहना चाहते हैं, चेयरफुल रहना चाहते हैं। खाली पैसा कमाना या पैसे आपके पास हैं, इट इज नॉट अ क्राइटेरिया। सेकंड पॉइंट, आप मुझे एक चीज बताइए साहब, धीरू भाई अंबानी जी की भी बड़ी जल्दी मृत्यु हो गई। धीरू भाई अंबानी जी के पास एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन पैसा बहुत था। उन्होंने फिजिकल लाइफ में ध्यान नहीं दिया, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, बस पैसा कमाने में ज्यादा समय लगाया और जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। अगर आप कंपेयर करें धीरू भाई अंबानी जी वर्सेस अमिताभ बच्चन, तो आप मुझे बताइए कि अमिताभ बच्चन के पास नो डाउट धीरू भाई अंबानी जी के कंपेरेटिवली पैसा कम रहा होगा या अभी भी कम होगा, बट अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया, स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान दिया, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दिया, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दिया, और इसके बाद वो खुश हैं। तो बताइए कौन लाइफ में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? खुश रहना। तो खुश रहने से आप एक पर्टिकुलर स्फीयर में बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया कि आप खुश रहोगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सेकंड में आ गए बंटी के पास। बंटी कहता है जी मुझे पैसे भी कमाने और जॉब भी अच्छी चाहिए, बिग फोर में, केपीएमजी में, प्राइस वाटर कूपर में, डेलॉयट में, ई&वाई में, एक्सेंचर में। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल 100% ठीक है, एसीसी बनोगे तो मिल जाएगी। बट अगर आप ध्यान से देखें बेटे, बंटी का भी ऑब्जेक्टिव लास्ट वाला नहीं है, खुश रहना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में हम सब खुश रहना चाहते हैं। वो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद खुशी पैसे से, डेजिग्नेशन से आएगी। नहीं, खुशी आएगी आपकी फिजिकल हेल्थ से, खुशी आएगी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ से, खुशी आएगी आपकी सोशल गोल से, खुशी आएगी आपके प्रोफेशनल गोल से। इट मींस चारों गोल्स मिल जाएं तो आप खुश हो गए। प्रोफेशनल गोल उसमें एक छोटा सा पार्ट है, पैसे कमाना एक छोटा सा पार्ट है। अब लास्ट में देखते हैं बबली। बबली कहती है नो डाउट आई वांट टू बिकम एसीसीए, नो डाउट आई विल अर्न मनी, नो डाउट आई विल हैव अ डेजिग्नेशन, नो डाउट आई विल हैव अ कार, नो डाउट आई विल हैव अ बॉयफ्रेंड, बट एट द लास्ट आई वांट टू बी हैप्पी। बेटे मैं ये कहता हूं कि जो बबली ने कहा ना, मेरे दिल को छू गई यार ये बात, क्योंकि आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपके पास पैसे होंगे, फंड्स होंगे। ये तो बात बड़ी सिंपल सी है। जब आपकी सोसाइटी में रिकॉग्निशन होगी, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल ठीक है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी लेटेस्ट एग्जांपल आई हैव गिवन यू ऑफ राकेश झुनझुनवाला, 62 इयर्स ऑफ एज में चले गए। ठीक है जी। इट मींस हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वी वांट टू बी हैप्पी। क्या लगता है जिनके पास पैसे नहीं होते वो खुश नहीं होते? बेटे होते हैं, बड़े सारे ऐसे केसेस हैं जो पैसे नहीं है फिर भी खुश हैं। लास्ट में आपका एम है हैप्पी रहना। तो मैं आज इसी बात को रिलेट कर रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं अब आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे मैं कहूं, आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नो डाउट देयर कैन बी सो मेनी व्यूज। आपके मन में बड़ी सारी बातें आ सकती हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बार बार इसमें आते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग आउटकम नंबर डी एज पर एसीसीए F9 स्किल लेवल चैप्टर 1, उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए। वो कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, पहला, टू
मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। वो कहता है ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिट्स को बढ़ाना। अच्छा सर देखते हैं अभी सेकंड सेकंड वो कहते हैं जी टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। अभी देख लेते हैं वेदर अर्निंग पर शेयर इज अ कंक्लूसिव एविडेंस एंड वेदर यू विल बी वेदर दिस इज ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड इज वो ये कहते हैं टू मैक्सिमाइज wealth of shareholders, that is common stockholders. let it be this is my learning outcome number D my friends, ये मेरा learning outcome number D है। टीचर्स नहीं करा रहे, मैं आपको बता रहा हूं मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, आपके लॉजिक्स कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप ऊपर से हवाबाजी करते हो फिर पेपर पास नहीं होता एंड अगेन यू पे एग्जामिनेशन फीस। नहीं फिरंगियों को बेटे, आप मेरी बात को सुनो ना ध्यान से। आई वांट टू से यू, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे आपने अभी अभी रामलाल की कहानी सुनी, बेटे ये रामलाल है। सर ये रामलाल कैसे हुआ? क्योंकि वो खाली पैसे की बात कर रहा है। पैसे होने से इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जो सब चमकता है वो सोना होता ही नहीं है यार। पैसा कमा के आप खुश नहीं रह सकते, जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो माय पॉइंट इज, एक कंपनी है रिलायंस जियो, एक कंपनी है नेरोलैक पेंट्स, एक कंपनी है सत्यम कंप्यूटर्स, एक कंपनी है लेमन ब्रदर्स, एक कंपनी है किंगफिशर एयरलाइंस, एक कंपनी है येस बैंक। इनके ह्यूज प्रॉफिट्स, बुक प्रॉफिट्स तो ह्यूज हो रहे थे, बिकॉज बुक्स में जो प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज मैनिपुलेटेड प्रॉफिट, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, दैट इज एज पर द पास्ट ट्रांजैक्शंस। And you can do, as per the accounting concepts, as per the accounting policies, you can somewhat manipulate your things. आप अपने एक्सपेंस को डेफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग एक्सपेंस कराना था, अज्यूम कर रहे हैं, आपको लगा कि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो आपने ट्रेनिंग के ऊपर इस बार खर्चा नहीं किया, उसको डिले कर दिया, लीड कर दिया, आपने कहा नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इट मींस इस ईयर आपने ट्रेनिंग के ऊपर कॉस्ट इनकर नहीं किया, इट मींस आपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया, इट मींस आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो गए। But my dear friends, in long run, second year, third year, if you are not giving training to your employees, ultimately they will not perform at the highest, utmost level. अच्छा, जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, अल्टीमेटली आपकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कम आ जाएगी, एंड अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन योर प्रॉफिट्स विल कम डाउन, योर वेल्थ, योर वैल्यू विल कम डाउन। So my point is, it is not that only the profits which is important. ऐसा नहीं कि बस पैसा कमाना है, कहाँ जाना कहाँ है यार, इतना पैसा कमा के भी क्या हो जाएगा। As per me, no doubt it is a objective, it is a financial objective of any company. किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखें तो ये होता है कि भाई पैसा कमाना है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी एंटिटी, बिकॉज अल्टीमेट गोल कुछ और है। मैं आ रहा हूं उस बात पे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है कि प्रॉफिट्स क्यों नहीं हैं। अभी हमने देखेंगे, अभी हम लिखेंगे व्हाट आर द पॉइंट्स। मैंने कहा प्रॉफिट्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, शॉर्ट टर्म इन नेचर, एंड द वेल्थ, द वैल्यू, द रिचनेस, द हैप्पीनेस इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। इट मीन्स in that case I will say profitability is not a conclusive evidence that you will be earning, you will be having more value in the entity, in the company. Huge examples हैं जो कंपनीज प्रॉफिट तो शो कर रही थी लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रॉड में, स्कैम में चली गई। अभी बताऊंगा मैं, लेमन ब्रदर का एग्जांपल अभी दूंगा। आप देखिए, ये देखिए लेमन ब्रदर्स ने क्या किया, आइए देखिए, ये है लेमन ब्रदर्स। भाई साहब, अमेरिकन कंपनी कैसे चली गई, कैसे डूब गई रातों ही रात। बेटे फाइनेंशियल स्कैम हुआ, दे आर शोइंग ह्यूज प्रॉफिट्स, but still, but it shows that there are so many scams in this. एनरॉन का केस स्टडी देखिए आप, किंगफिशर एयरलाइन का केस स्टडी देखिए मैंने किंगफिशर का आपके लिए वीडियो निकाला है, और आप देखिए क्या है, किंगफिशर एयरलाइन क्या कह रहा है, इम्फाल जैसे रूट की। अभी आप देखना, वो बताएंगे कि इवन दे डोंट हैव द मनी टू पे द सैलरीज टू देयर एयर होस्टेसेस। उन्होंने स्ट्राइक कर दी, अल्टीमेटली फ्लाइट्स कैंसिल होने लग गई, और अल्टीमेटली कहां पहुंच गया आज विजय माल्या, आप सबको मालूम है। प्रॉफिट्स होना अलग बात है, आपकी फिजिकल हेल्थ होना अलग बात है कि आप फिजिकली बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, बट बेटे आपको पता है कोविड सेकंड वेव में जो हेल्दी थे, जो यंग थे, उन्हीं की डेथ ज्यादा हुई, क्योंकि फिजिकल हेल्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी।
अंदर की जो इम्यूनिटी है, दैट इज रियल वेल्थ, दैट इज वेल्थ, दैट इज द वैल्यू। बेटे उसको ज्यादा वैल्यू करना है एज कंपेयर टू आउटर फिजिक। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रॉफिटेबिलिटी एक आउटर फिजिक है। आप प्रोटीन्स खाकर हट्टे कट्टे बन सकते हो, बट क्या पता इंटरनली आपके जो मेजर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, लिवर है, क्या पता वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे। It means the ultimate aim is I want to maximize the wealth of shareholders. In the lecture number 1 मैंने आपको बताया था, आइए देखें एक बार किंगफिशर के लिए। इंजीनियर तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल। 7 महीने से वेतन नहीं मिला। It means they have not paid the salaries to their employees. No doubt they are showing profits. It means in reality, the immunity is wrong. Immunity is weak of Kingfisher Airlines. ऐसे ही बड़े सारे केसेस हैं जो ये कहते हैं कि ड्यू टू दीज रीजंस जनरली क्या हुआ, कंपनीज फाइनेंशियल फ्रॉड में कन्वर्ट हो गई। बेटे आपको मैं रियल बातें बताने जा रहा हूं। अच्छा ये फर्स्ट पॉइंट ये समझ आ गया सबको? बेटा लर्निंग आउटकम डी क्या है एक बार देखो ना, एक बार देखते हैं ना बेटा, एक बार देखते हैं। ये देखो लर्निंग आउटकम डी इज आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, फैमिली मेंबर्स, कोई कहता है मुझे मसाला डोसा खाना है, कोई कहता है मुझे पाव भाजी खानी है, कोई कहता है छोले भटूरे खाने, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अल्टीमेटली वो अपना पेट भरना चाहते हैं, दे वांट दैट दे शुड नॉट फील हंग्री। बट आप में से एक फैमिली मेंबर स्प्राउट्स मंगाता है, स्प्राउट्स, आप समझ रहे हैं, स्प्राउट्स और फ्रूट्स। तो मैं कहूंगा जो फ्रूट्स खा रहा है, जो पाव भाजी खा रहा है, जो छोले भटूरे खा रहा है, सबका सब पेट तो भरेंगे, बट मैक्सिमम एनर्जी कहां से मिलेगी? स्प्राउट से मिलने वाली, फ्रूट से मिलने वाली है। तो मैं यही कह रहा हूं, देयर कैन बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी ऑब्जेक्टिव, EPS growth can be objective, but the real is the maximization of the wealth of the shareholders. तो देखिए 3 बातें लिखी है, shareholders wealth maximization में भी आया नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, जिम में जाओ, हेल्दी हो जाओ, प्रोटीन खाओ। बेटे इससे इम्यूनिटी जरूरी नहीं है कि अच्छी भी हो। अच्छा नेक्स्ट इज अर्निंग पर शेयर। इट मींस परफ्यूम लगा लो और आप मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, परफ्यूम लगा के जा रहे हो और आपके सब पीछे देख रहे हैं कि क्या बढ़िया परफ्यूम है। अर्निंग पर शेयर, परफ्यूम लगाना अच्छी बात है, आई रिपीट, परफ्यूम लगाना अच्छी बात है, बट इट इज अगेन नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आप इंटरनली स्ट्रांग हो। बेटे अर्निंग पर शेयर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था एक लेक्चर में, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितनी कमाई, हाउ मच इज are you earning for one share? It means how much are you earning for one share? It means इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हुआ जी आपके हिसाब से? टोटल अर्निंग्स कितनी है, टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल प्रॉफिट्स अपॉन total number of shareholders. It means चपाती खाने वाले कितने हैं और चपातियां कितनी है। मान लेते हैं 10 चपातियां हैं और खाने वाले 5 हैं, तो सबको कितनी मिलेंगी चपाती? $2 की, 2 पाउंड की। बट द पॉइंट इज अर्निंग पर शेयर एक कंपनी की बड़ी अच्छी, अज्यूम करते हैं आपके मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं जी, 10th में अच्छे आए, 11th में अच्छे आए, 9th में भी अच्छे थे, क्या लगता है इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हो गए? आप लॉजिकली सोच के बताओ। मैं आप ही का एग्जांपल देता हूं, आपकी क्लास में बड़े सारे फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे जो स्टडीज में तो बहुत अच्छे होंगे, बट क्या वो लाइफ में सक्सेस अचीव किया है? मेरे को ऐसा लगता है कि आपका आंसर नो होगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर के इंक्रीज होने से अगेन इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, क्योंकि बेटे रियल सक्सेस एक कंपनी को अर्निंग पर शेयर के इंक्रीज होने से नहीं मिल सकती, because it can be manipulated and also it is just a part of the wealth, you know. wealth को increase करना ही एक सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, and I will say the objective of financial management is to maximize wealth of common stockholders. But this is the objective. I want to maximize, you know, this is the objective, that I want to maximize the wealth of the shareholders. अब सवाल आता है वेल्थ होती क्या है, and why wealth?
मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, यू वांट टू बी हैप्पी। मैं कहता हूं जी वेल्थ का मतलब आप मान के चलो, वेल्थ का मतलब आप मान कर चलो, अभी हमने जो रिलेट किया बबली के साथ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से रिलेट कर लो इसको। मैं बाकी चीजें तो अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए जी, आइए मेरी कहानी में आ जाइए। मैंने हल्की सी आइडिया आपको दे दिया है। मैं आज आपके सामने आई विल बी डिस्कसिंग विद लर्निंग आउटकम नंबर डी, एंड एज पर लर्निंग आउटकम नंबर डी आई विल बी टेलिंग यू दैट नो डाउट दीज कैन बी द 3 ऑब्जेक्टिव्स, बट आउट ऑफ दैट माय वन ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसमें सारी चीजें खुद ही समा गई, सागर में सारी चीजें आ गई, सभी नदियां आ गई। बेटे वेल्थ होना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जब हम बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज की बात भी करते हैं, ऑटोमेटिकली ईपीएस के ग्रोथ की बात भी करते हैं, और ऑटोमेटिकली और भी बड़े सारे फैक्टर्स की बात हम कर देते हैं, तभी वेल्थ बढ़ती है। इट मींस टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। अब वेल्थ कैसे बढ़ेगी, आइए देखते हैं। बेटे पहले लॉजिकली बात को समझते हैं। मेरी कहानी, मेरी कहानी, मेरी कहानी, मुंह जबानी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में और लास्ट सेकंड लेक्चर में ये बताया था that in financial management I have to take 3 decisions. One is investment decision, second is financial decision, third is dividend decisions. मुझे 3 decisions लेनी पड़ती हैं, investment, financial and dividend. When I say investment, I want to invest, you know, and investment can be of 2 types, short term investment and long term investments. And when I say financial decision, I want to find out what are the sources of funds, whether I want to get the funds from equity or whether I want to get from debt, what are the sources of funds, from where I can get those funds. And the third is डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आप सबको समझ आ गया। एंड आई हैव टोल्ड यू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स is the main objective. I want to, you know, because I want to take these 3 decisions. मैंने बेटे पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको समझाया था कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ठीक लेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक लेंगे, डिविडेंड डिसीजंस ठीक लेंगे, तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगी। अच्छा, जब ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगी तो क्या होगा, मैं खाली आपको आखिरी कुतुब मीनार लेके जा रहा हूं, लेकिन आप चले कहां से, पटेल नगर से, तो मैंने बताया पहले कहां जाओगे, फिर कहां जाओगे, फिर कहां जाओगे, और लास्ट में मैं कुतुब मीनार ही लेके जाऊंगा। तो आप ये लिखते रहें कि पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट इज as a finance manager of a company of Nerolac Paints, you want to take good investment decisions, you want to take financial decisions, you want to be effective in dividend decisions, and if you are taking good decisions, you will be utilizing your resources in the best optimum manner. And if you are utilizing your resources as a finance manager in the best optimum manner, तो फिर क्या होगा, रिसोर्सेज जब ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगी, क्रेडिट साइड बढ़ने लग जाएगी, डेबिट साइड कम होगी। इट मींस कॉस्ट विल मिनिमाइज, रेवेन्यू विल मैक्सिमाइज, एंड इट मींस द प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज। तो मैंने वही लिखा है, कॉस्ट विल डिक्लाइन, revenue will increase, and when I say revenue will increase and cost will decrease, the net result of the difference between these two is profit, or I can say it as operating profit or EBIT or EBITDA or net income or PAT। अभी हम उसमें नहीं जा रहे डिस्कशन में कि क्या नाम होगा, ठीक है जी। वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने 5-7 में ऑलरेडी देख लिया, या नहीं भी देखा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आप ये बताओ, रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है जी, प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज। अच्छा, when profit will maximize, we know that earning per share is directly related with the profits. More the profits of Nerolac Paints, more will be the EPS, because numerator में earnings आ रही है। आप लॉजिकली बताओ, न्यूमरेटर जब बड़ा होगा तो कोफिशिएंट भी तो बड़ा होगा। अच्छा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर क्या, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स, तो ऑटोमेटिकली ईपीएस विल आल्सो इंक्रीज। It means when my profits will increase, my EPS will increase. And when my dear friends EPS will increase, जब मेरा EPS बढ़ेगा, आप बताइए, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ Nerolac Paints, और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है, गंदी बात है, अच्छी बात है। बट मैं अभी आपको ये प्रूव करूंगा कि खाली ईपीएस के बढ़ने से सब कुछ नहीं होने वाला। खाली आप पढ़ाई में अच्छे हैं, एसीसी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि बिग 4 में आपको जॉब लगी जाएगी और एमएनसी में जॉब लग जाएगी। बट बिकॉज फॉर एमएनसीज, फॉर बिग 4, आपके पास कुछ एडिशनल स्किल्स भी होनी चाहिए, तब आप अमीर बन सकते हो। आप मेरी बात समझ गए? खाली ईपीएस बढ़ाने से, खाली प्रॉफिट्स बढ़ाने से आप कुछ बड़े नहीं बनोगे। नो डाउट इट इज अ गुड सिंबल, इट इज अ गुड बेंचमार्क, बट आप बताओ, एसीसी, एक सक्सेसफुल एसीसी किसको बोलेंगे? बेटे इस बच्चे को बोलेंगे एक सक्सेसफुल एसीसी। किसको बोलेंगे? इस बच्चे को बोलेंगे, मैं कहूंगा कि ये बच्चा जो है ना एक सक्सेसफुल एसीसी है। कौन सा? जिसके पास एसीसी की नॉलेज भी है, कंप्यूटर नॉलेज भी है, एक्सेल के फॉर्मूलेस पता है, पीपीटीज बना सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं,
अर्ली इजी, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है, थॉट्स पॉजिटिव है, इट मींस अगर उसके पास ये धन है देन ही कैन बी सक्सेसफुल। खाली एसीसीए के 13 पेपर क्लियर कर लिए, आपको लगता है आप झंडे गाड़ लेंगे? नहीं गाड़ सकते अगर आपके पास ये चीजें नहीं है। सिमिलरली आई वांट टू से यू कि इफ अ कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, एक कंपनी की वेल्थ अगर मैक्सिमाइज होनी हो तो नो डाउट अर्निंग पर शेयर इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, नो डाउट प्रॉफिट्स इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप इजीली देखिए, चेक कीजिए रियल केस स्टडी से अटैच करके कि क्या अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट ही एक मेजर कंक्लूसिव एविडेंस है? आंसर होगा नो, बिग नो। बिकॉज उनकी सेल्स की स्टेबिलिटी क्या है, उनकी इनोवेशंस क्या है, उनके कस्टमर रिलेशनशिप कैसी है, उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, उसके डायरेक्टर्स का पास्ट हिस्ट्री कैसा है। इट मींस ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर दे विल गिव अ सिनर्जी इफेक्ट, सो दैट इज वेल्थ। तो अब आइए एक दो पॉइंट्स और रह गए जो हमने लिखने। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं भूपेश आनंद, आपके ये कहा मैंने कि नो डाउट नेट इनकम विल इंक्रीज एंड ईपीएस विल आल्सो इंक्रीज, दैट इज अ गुड, ओके, अच्छी बात है, पेपर्स में नंबर अच्छे आना, आपकी रिपोर्ट कार्ड में सभी मार्क्स, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स अच्छे आए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली मार्क्स अच्छे आने से आप अच्छे माने जाओगे। गुड ह्यूमन बीइंग का होना एक अलग बात है, नो डाउट उसमें अच्छे मार्क्स आए तो अच्छी बात है, बट अदर फीचर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैं आज वही फीचर्स बताने जा रहा हूं। अच्छा, जब आप ईपीएस बढ़ेगा और बड़े सारे फैक्टर्स अच्छे होंगे तो एज अ कॉमन स्टॉक होल्डर, अब आप कॉमन स्टॉक होल्डर हैं, अभी तक फाइनेंस मैनेजर थे, एज अ कॉमन स्टॉक होल्डर आपके मन में क्या फीलिंग आएगी? यू विल फील गुड। आप बताइए एसीसीए का नॉलेज लेवल या एसीसीए स्किल लेवल जब आपके पेपर्स क्लियर हुए तो आपको कैसा फीलिंग आया? बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, जब आपको अच्छा लगता है ना तो आप खुश हो जाते हो। अच्छा, खुशी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? उसको घर में मम्मी को बोलते हो, पापा को बोलते हो, भैया को बोलते हो, दीदी को बोलते हो, गर्लफ्रेंड को बोलते हो, बॉयफ्रेंड को बोलते, मैं पास, मैं पास, मैं पास। इट मींस आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो। और बेटे ऐसा करते ही हो, आप सोचो ना, अभी एक सेकंड लगाकर पॉज करो और सोचना शुरू करो कि जब आपका रिजल्ट आया तो क्या आपने ऐसा किया या नहीं? बिल्कुल किया। इट मींस एक इन्वेस्टर जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है and that company's EPS is increasing, profits are increasing, and other factors are increasing, sales stability is there, they are doing good innovations, they are having good relationship with the customer, they are, it means the point is the investor of that company will be happy, and when he is happy he will express his feeling with his friends। जिसको मिलेगा, चाहे वो पूछे या ना पूछे, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। आप मुझे बताओ, आप एक मूवी देखकर आते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके दोस्त आपसे नहीं भी पूछे फिर भी आप कहते हो यार उसमें आलिया भट्ट बड़ी अच्छी लग रही थी, उसकी ड्रेस अच्छी थी, या वो मूवी अच्छी थी। अब आपने अपने दोस्तों को बताया क्योंकि आप खुश थे उस मूवी को देखकर, क्योंकि आपको लगा कि आपका पैसा वसूल हो गया। जब आपके दोस्तों को आपने कहा, 10 दोस्तों को कहा, उन 10 में से एक दो तो जाएंगे अगर मूवी देखने, तो उसी मूवी में क्या पता चले जाए, अगर उनके पास चॉइस होगी तो उन्होंने सुना होगा तो उसी मूवी में जाएंगे, अल्टीमेटली वो खुश होंगे तो अपने 10 दोस्तों को बोलेंगे। एक सलमान खान की मूवी आई थी कि मेरे साथ अच्छा मत करो, तुम्हारे साथ मैंने अच्छा किया, तुम नेक्स्ट 3 लोगों के साथ अच्छा कर दो, फिर उनको बोलो अगले 3 लोगों के साथ अच्छा कर दो, एक चेन बन जाएगी मल्टी लेवल। अब आप ये बताइएगा, इफ इन्वेस्टर इज हैप्पी ही विल शेयर, नो डाउट, मैंने वही लिखा है। अल्टीमेटली क्या होगा? कॉमन स्टॉक होल्डर्स खुश होंगे। अच्छा, जब वो खुश होंगे तो बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप देखिए, he will if I am happy, if I have positive। अच्छा, जब आप हैप्पी होते हो ना तो आप में उसके प्रति पॉजिटिव इमोशंस होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो आप क्या बोलोगे? रिलायंस जियो इतना अच्छा, टाटा इतना अच्छा, नेरोलैक पेंट्स इतना अच्छा, एप्पल कंप्यूटर्स इतना अच्छा, मैंने शेयर्स लिए थे एक्स रुपीस के, एक्स डॉलर्स के, आज वैल्यू होगी एक्स डॉलर्स प्लस समथिंग। अब जब आप ये बातें शेयर कर रहे हो तो आप और खुश हो रहे हो और इन दोस्तों को बता रहे हो। अच्छा, वो दोस्त क्या करेंगे? अगर उनको मौका लगेगा तो they will purchase the shares of the same company because they also want to become wealthy, rich बनना चाहते हैं। अच्छा, जब वो शेयर्स लेने जाएंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी। देखो कहां से लेके कहां तक पहुंच गए, डिमांड विल क्रिएट। अच्छा, जब डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई सेम होगी तो इकोनॉमिक्स का रूल है, प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज।
my price will increase, and when my demand will increase and supply is same, बेटे प्राइस बढ़ जाएगा. दिस विल बी P1, दिस विल बी P0 and P1 will be more than P0. I think you are aware of these graphs. बेटे भूपेश आनंद देखो कहां से लेके कहां तक लेकर आ गया आप. अच्छा जब प्राइस बढ़ेगा, when I say price I mean market price per share. I mean the price which is being quoted in New York Stock Exchange. I mean the price which is quoted in London Stock Exchange. I mean the price which is quoted in Bombay Stock Exchange. It will increase. And when it will increase, तो आपके पास अज्यूम करते हैं 1 लाख शेयर्स हैं और आप इनको x डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x lakhs डॉलर्स की वैल्यू आ जाएगी. बट अगर प्राइस बढ़ गया और आपके पास अभी भी 1 लाख शेयर्स हैं तो बेटे आप अमीर बन जाओगे या नहीं बनोगे? बिल्कुल बनोगे, क्योंकि आपकी वेल्थ अब x लाख डॉलर्स प्लस समथिंग हो जाएगी. देखो कहानी कहां से शुरू हुई थी. इट मींस अब आप एक वैल्यू एक कंपनी के पॉइंट से सोचो कि दैट कंपनी हैज अ फिक्स अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल, एंड व्हेन द मार्केट प्राइस इन द मार्केट विल इंक्रीज, देयर वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ अ कंपनी विल इंक्रीज. आप सुनते नहीं हो कि ये स्टार्टअप इतने मिलियन का बिका, ये स्टार्टअप इतने ऐसे का बिका. इट इज नथिंग बट द वैल्यू दैट हैज बीन इंक्रीज. उसको हम अलग चैप्टर में करेंगे. बट द वैल्यू विल इंक्रीज, एंड व्हेन माय वैल्यू विल इंक्रीज इट विल बिकम, यू नो, दैट इन्वेस्टर विल बिकम वेल्थियर एंड दैट कॉर्पोरेट एंटिटी विल बिकम वेल्थियर. तो आप लास्ट में लिख लें वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर. कैसे निकालते हैं बेटे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस. एक एक बात बताऊंगा, एक एक लॉजिक बताऊंगा बेटे. ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से करा दिया, नहीं यार. MPS of a shareholder is equal to number of shares into market price per share. Number of shares into market price per share. Wealth of a shareholder is equal to number of shares into market price per share. And the value of Apple Computers, value of Nerolac, value of an entity, value of a company will be equal to total number of shares जो उस कंपनी के पास हैं, total common stock holders into market price in the London Stock Exchange, into the market price in the New York Stock Exchange, into the market price in the Bombay Stock Exchange. तो जब आप गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटे क्या आएगा? पूरी एक कंपनी की वैल्यू आ जाएगी. एंड दिस इज नथिंग बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. आई थिंक अब आपको लॉजिकली रिलेशनशिप समझ आ गई है कि मैंने क्या बताने की कोशिश की और किस तरह से क्या क्या एग्जांपल्स लेकर आपको बताने की कोशिश की. लेकिन अभी आपने ध्यान से मेरी बात को और सुनना है. बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताने जा रहा हूं. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक पॉइंट और बताना चाहता हूं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस बट आई वांट दैट यू शुड आल्सो राइट डाउन दिस इन हैंड रिटन स्लाइड्स. मैंने बड़ी मेहनत करके बेटे ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, जान के लिख लिख के किया है कि मुझे कंसेप्ट और क्लियर हो. और आप भी लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा. यार पीपीटी से कुछ टीचर्स करा रहे हैं, आप मेरे लेक्चर और उनके लेक्चर एक बार कंपेयर करो. यार पीपीटी से कुछ समझ आएगा क्या? ना तो वो लिख रहे हैं ना आप लिख रहे हो. बस वो पीपीटी आपको दे देंगे, आप लिखोगे भी नहीं. यार लिखने से ज्यादा समझ आता है. नो डाउट इट इज अ कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन, नो डाउट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अनटिल यू आर अवेयर ऑफ द कांसेप्ट्स. और एमसीक्यू में तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको 3-4 ऑप्शंस दिए और 2-3 ऑप्शंस तो बिल्कुल मिलती जुलती हैं. जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे यू कैन नॉट डू एमसीक्यूज. सब्जेक्टिव टाइप में तो फिर जुगाड़ लग जाता है. बेटे एमसीक्यू में कोई जुगाड़ नहीं लगता, अभी तक आप देख चुके होंगे. तो आपका लिखना कंपलसरी है बेटे. पीपीटीज होकर क्या हो जाएगा? स्लाइड एंड शेयर में हजारों पीपीटीज है, गूगल भरा पड़ा है पीपीटी से. अब कुछ टीचर्स पीपीटी से करा रहे हैं, आप बस करते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो. बेटे कहां लॉजिकली समझ आएगा? लिखो ना बेटे, बेटे लिखो, कमर सीधी बेटा. मैंने अब आपको इस पॉइंट में ये बताना है कि दैट व्हाई ओनली बाय डूइंग एसीसी यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. फॉर सक्सेसफुल इन लाइफ यू शुड हैव अ नॉलेज. एसीसी करना कंपलसरी है. अलॉन्ग विद दैट कंप्यूटर नॉलेज, कम्युनिकेशन नॉलेज, बॉडी स्किल्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलग अलग बातें हैं, आप दोनों को मिक्स मत करना. ठीक है जी. वेल्थ, मैंने कहा जी वेल्थ अभी हमने सीखा कि वेल्थ मार्केट प्राइस पर शेयर से रिलेट करती है. मोर द एमपीएस मोर विल बी द वेल्थ. ये बात तो ठीक है. एमपीएस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वेल्थ होगी.
अच्छा, वेल्थ किसी भी कंपनी की सक्सेस कैसे रिलेट करती है? उसके प्रॉफिट से, उसकी गुडविल से, उसकी मार्केट शेयर से, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, उसके ईपीएस से, उसके इनोवेशन से, उसके कस्टमर रिलेशन से। एक छोटी सी बात से थोड़ी रिलेशन हो जाएगा कि आप सक्सेसफुल बन जाओगे। ऐसे कितने ऐसी से होंगे जो F13 के बाद दे आर बिकमिंग मेंबर्स, दे आर मेंबर्स बट दे हैव नॉट डन अ गुड थिंग इन देयर लाइफ। I think you are getting a point that wealth maximization should be the objective because it consists of profit maximization, it consists of EPS maximization, along with that it also consists of so many other factors. I think you are getting the point. As I have just shown you that in case you want to become an ACCA qualified, successful ACCA, you should have all these features, you should have all these skills. मल्टी स्किल टैलेंट बेटे कोविड सिनेरियो के बाद तो आप देखो मल्टी स्किल होना कंपलसरी हो गया, ठीक है जी। अभी अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हो। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ट्रेनिंग कॉस्ट का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज इफ यू कंसिडर ओनली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ सोल क्राइटेरिया, that is not a good one, that is not a good benchmark, because I have just given you example of a training cost that if you are deferring your training cost, then you can manipulate the profits. No doubt you will be having a huge profit in the short run, but in the long run you are not having the huge profits. So just by profit I cannot say that you are a wealthy. Okay, my second is incidence of risk. आपको पता है रिस्क और रिटर्न की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, मोहब्बत है जैसे आलिया भट्ट की रणबीर कपूर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे रेनफॉल की और रेन कोट की डायरेक्ट रिलेशनशिप, ऐसे रिस्क की और रिटर्न की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किंगफिशर एयरलाइन ने क्या किया, रिस्क ज्यादा लिया, रिटर्न भी हुआ बिगिनिंग में, बट धीरे धीरे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम आ गई, बिकॉज रिस्क तो ज्यादा था, लिवरेज ज्यादा थी, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा थी, फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा थी, कंबाइंड लिवरेज ज्यादा थी। रिस्क लेना अच्छी बात है, बट इट हैज टू बी विद इन लिमिट्स। तो अगर आपने रिस्क ज्यादा ले लिया तो प्रॉफिट तो अच्छे होंगे, बट बेटे लॉन्ग रन में इट विल बी अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, आप खत्म हो जाओगे, इंसॉल्वेंट बन जाओगे। लेमैन ब्रदर्स, यस बैंक केस स्टडीज करो ना, आप क्यों नहीं करते, यूट्यूब में देखो, बिकॉज बुक प्रॉफिट्स। अच्छा, थर्ड रीजन दैट व्हाई प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, because profits are calculated on the basis of revenue minus cost, and revenue is calculated on the basis of so many accounting concepts, and there are some liberal policies that you can either follow this or this. It means the point is you can manipulate your profits. When I say manipulate your profits, it means your book profits will be different from the cash flow profits. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं जो इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज है जो मैं बोलता जा रहा हूं, if your book profits are different from your cash profits, the point is it means the book profits are not showing you a correct picture, it is not giving you a full picture, and hence I cannot rely on that book profit which is not giving me full picture. I will rely on the cash profits. So due to these reasons, I will say that profitability is a criteria, but it is not a sole criteria. It should not be a financial objective. EPS, भाई साहब प्रॉफिट्स बता दिए, प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स तो ईपीएस आएगा, बट नेचुरल जब प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो ईपीएस भी ज्यादा होगा, बट खाली आप कहेंगे ईपीएस की वजह से ही वेल्थ हो जाएगी या दिस इज अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यू आर रॉन्ग. Just by maximizing EPS, that is not the financial objective of an organization. It is a part. It is a knowledge level, but you have to clear knowledge, skill and professional. तभी आप ACC membership बनोगे. EPS को बनाना, EPS की ग्रोथ का मतलब है नॉलेज लेवल पास होना, F1, F2, F3 पास होना. तो देखिए अर्निंग पर शेयर, it is a measure of profitability. There are two types of EPS. We have seen that. And EPS can be calculated with help of numerator upon denominator. हमने अभी देखा प्रॉफिटेबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स हम करते हैं तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है. अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो EPS विल बी मैक्सिमाइज्ड बट नेचुरल. बट माय पॉइंट इज, यार जो सब कुछ चमकता है क्या सोना होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो इसलिए खाली अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे आप मत करना, क्योंकि बड़े सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी, बुक प्रॉफिट्स अच्छे थे, ईपीएस अच्छा था, बट आज उनका नामो निशान नहीं है, निश्तो नाबाद हो चुके हैं कंपनीज. कितने शेयर होल्डर्स के पैसे खत्म हो गए.
The point is, the objective of the organization should be to maximize the wealth of the shareholders, to maximize the value of the company, and it is not the maximization of profit or not the maximization of EPS. तो मैंने यहाँ लिखा है, all that glitter is not gold. Profit, EPS are not conclusive evidence of wealth maximization. कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई बेटे. लर्निंग आउटकम नंबर डी को मैं एक सेपरेट लेक्चर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि चैप्टर 1 के अगर एक एक बात आपको क्लियर होगी तो फिर मैं उसके बाद जो भी बताऊंगा आपको जल्दी समझ आएगा यार. आप प्लीज नोट करते जाओ, ज्यादा समझदार मत बनो बेटे. जो ज्यादा समझदार बनते हैं ना, विद्या का धन नहीं आता. विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी. इसका मतलब आपका धन विद्या का. बड़े प्यार स्वभाव से, आप ज्यादा समझदारी मत दिखाना यार, चालाकी मत करना. दोबारा एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ जाएगी. लिखो, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. लिखो, प्रॉफिट्स ईपीएस आर नॉट कंक्लूसिव एविडेंस. आपके खाली सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आ जाएं रिपोर्ट कार्ड से, ये नहीं पता था कि आप सक्सेसफुल बनोगे, आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो. इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. एनरॉन. लिखो एग्जांपल, केस स्टडीज करनी है, यूट्यूब से देखना है कि इसमें क्या हुआ था. सत्यम कंप्यूटर्स, लेमैन ब्रदर्स, किंगफिशर एयरलाइंस, यस बैंक. बेटे सारी केस स्टडीज को रिलेट करो, फिर माइंड को चलाओ, आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी. मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं दोस्त आपको समझाने के लिए, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं. बेटे एक एक लर्निंग आउटकम पहले चैप्टर का मैं आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. नोट करना है कंपल्सरी, कमर सीधी करके बैठना है, रिलेट करना है कैप्लॉन से, बीबीबी से, इसके बाद देखना है, फिर उसके बाद मैं जूस नोट से बताऊंगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.